तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको कहा जा रहा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस इट मीन्स 1947 के बाद के इतिहास का दोस्तों सबसे बड़ा रिफॉर्म इसको माना जा रहा है। आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़ें। ऑल लेबर कोड्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन वन ऑफ बिगेस्ट वर्कफोर्स रिफॉर्म। 4 लेबर कोड दोस्तों पिछले कई सालों से कई सारे कानून चलते आ रहे थे लेबर के फील्ड में। लेकिन टाइम टू टाइम इस पे डिमांड भी की जा रही थी कि लेबर को जो लॉज को ईज़ी किया जाए, कम किया जाए। लेकिन फाइनली दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 नवंबर 2025 को ये 4 जो लेबर लॉज है, लेबर कोड्स के इनको क्या किया नोटिफाई कर दिया गया। इट मीन्स ये इंप्लीमेंट कर देंगे दोस्तों। आप सेकंड न्यूज़ पढ़ें। 4 लेबर कोड्स कम्स इंटू फोर्स फ्रॉम टुडे रिफॉर्मिंग 29 एक्जिस्टिंग लॉ। 4 जो लेबर कोड्स है वो बेसिकली 21 नवंबर 2025 से जो लागू हो चुके हैं और इन्होंने जो पुराने 29 लॉज हैं, 29 कानून है श्रम के संबंध में, उसके संबंध में दोस्तों उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है। ये दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया उस दिन। आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिया। आज़ादी के बाद इस श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। देखो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि आज़ाद भारत के इतिहास का लेबर के इंटरेस्ट में, श्रमिकों के हित में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। लेबर को क्या होगा, एम्पावर करेगा। इससे जहाँ नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, कंप्लाइज करना, रूल्स का कंप्लाइज करना ईजी होगा। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में बिजनेस को आसान करना आसान होगा। और इसको दोस्तों नरेंद्र मोदी ने कहा श्रमेव जयते। आप देख सकते हैं श्रमेव जयते, श्रम की जीत है। दोस्तों ये सब पूरा मैटर क्या है बेसिकली, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं दोस्तों बताऊं आपको, भारत में जो आज मॉडर्न इंडिया है या मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमी है, इसकी फाउंडेशन आजादी के बाद किसने रखी? तो सबको बच्चा-बच्चा ये जवाब देगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी। आजाद भारत की जो नींव थी, वो बेसिकली नेहरू जी ने रखी 1947 में आजादी के बाद में। कई सारी पॉलिसी उन्होंने लेके आए और इंडिया को एक क्या किया? मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर या मजबूत आधारभूत फाउंडेशन खड़ा करके दिया। लेकिन दोस्तों समय के साथ इकोनॉमी चेंज होती रही। इकोनॉमी कोई एक स्टेबल या जड़ सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये डायनेमिक है। समय के साथ देश के साथ परिस्थितियाँ चेंज होती रहती। समय के साथ परिस्थितियाँ चेंज हुई तो हमने बाद में वही नेहरू जी की नीतियों को पलट दिया। सबसे पहले वही नेहरू जी की नीतियों को पलटा 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जिनको हम क्या कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में आधुनिक भारत में क्या हुआ, आर्थिक सुधारों के जनक कहते हैं। 1991 में आप सबको पता है रिफॉर्म किया था उन्होंने, एलपीजी कहते हैं जिसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेहरू जी की नीतियों को ही पलटा। तो समय की आवश्यकता थी तो उन्होंने नेहरू जी की नीतियों को पलटा। लेकिन फिर भी दोस्तों जब 1991 में डॉक्टर साहब ने रिफॉर्म किया तो बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग में रिवर्स किया, में रिफॉर्म किया, इंडस्ट्री में रिफॉर्म किया। लेकिन 2 बड़े सेक्टर में उन टाइप रिफॉर्म नहीं हो पाए। एक तो था एग्रीकल्चर सेक्टर दोस्तों और दूसरा था लेबर सेक्टर। लेबर में भी उस टाइम वो रिफॉर्म नहीं कर पाए और लेबर में रिफॉर्म पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा था। वो हम आगे देखेंगे क्या-क्या उसके कॉज़ है कि क्यों लेबर सेक्टर में रिफॉर्म की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में दोस्तों मॉडर्न इंडिया में लगभग आज़ादी के बाद से जो एग्रीकल्चर सिस्टम चलता था वही चला आ रहा है जा रहा है। कोई रिफॉर्म नहीं हो पाया, मार्केट बेस्ड कोई रिफॉर्म नहीं हो पाया। बीच में गवर्नमेंट मोदी सरकार ने प्रयास किया था, आप सबको पता है 2020 में कृषि कानून लेके आए थे। कहीं न कहीं कृषि को उनको उद्देश्य आधुनिकीकरण करना था, मॉडर्नाइज़ेशन करना था। लेकिन वो हो नहीं पाया, किसान या को समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए, कहीं उसमें चीज़ें हैं। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने वो कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों जो लेबर रिफॉर्म की डिमांड तो कई टाइम से चल रही थी। अब क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। सबसे पहले आज की न्यूज़ पढ़ें। न्यूज़ बेसिकली है कि 21 नवंबर 2025, देखो ये डेट हमेशा याद रखना, 21 नवंबर 2025 की जो डेट है दोस्तों, ये आजाद भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली है। इस दिन ही क्या हुआ, इंडिया के आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जो लेबर रिफॉर्म लागू हुआ। इस दिन तो 21 नवंबर 2025 को इंडिया ने, जो भारत सरकार ने क्या किया, 4 जो लेबर कोड्स हैं, 4 श्रमिक कानून है, 4 श्रम कोड है, इनको नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई कर दिया मतलब ये 21 नवंबर 2025 से ये 4 लेबर कोड लागू हो गए, रिप्लेसिंग 29 सेंट्रल लेबर लॉ। बेसिकली दोस्तों पूर्व में जो लेबर में कई सारे लेबर कानून थे, श्रम कानून थे, लगभग 29 के आसपास भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर लॉज थे। उन सबको हटा के रीपैकेजिंग करके केवल 4 लेबर कोड ला दिया। तो आप सोचो सुनने में कितना आसान लग रहा है। एक तो 29 कानूनों की पालना करना, एक केवल 4 लेबर कोड्स की पालना करना, तो आसान होगा नहीं होगा? आसान होगा दोस्तों। इसको दोस्तों जो ये गवर्नमेंट का ये कदम है, बेसिकली इंडिया का बिगेस्ट लेबर रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का सबसे बड़ा श्रम सुधार बताया जा रहा है दोस्तों। अब मैं यहाँ एक बार बता दूं दोस्तों, लेबर जो श्रम सब्जेक्ट है वो बेसिकली इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, क्या है, समवर्ती सूची का पार्ट है। आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में 3 सूचियां होती है। यूनियन लिस्ट जिसमें भारत सरकार कानून बनाती है, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है।
चाहे वो लैंड लैंड हो या जो अन्य कोई मामला हो। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है दोस्तों, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तो बेसिकली श्रम क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची का पार्ट है। इट मीन्स इस पर केंद्र सरकार तो कानून बनाती है और साथ-साथ में राज्य सरकार भी कानून बनाती है। तो ऐसा एक माना जाता है दोस्तों कि लेबर के संबंध में 29 तो भारत सरकार के कानून थे और कई सारे 70 से भी ऊपर दोस्तों राज्य के कानून थे। टोटल भारत में 100 से ज्यादा दोस्तों लेबर लॉज थे। अब सोचो कितना जटिल होगा। हर राज्य का अलग-अलग लेबर लॉज थे। उसके बाद केंद्र सरकार के 29 से ज्यादा लेबर लॉज। तो कोई बिजनेसमैन जो इंडस्ट्री खोल रहा है या फैक्ट्री लगा रहा है, उसको दोस्तों इतने सारे कानूनों की पालना करना कितना मुश्किल होगा, उसके लिए कंप्लाइज करना। तो यहीं से दोस्तों क्या उत्पत्ति होती है? इंस्पेक्टर राज की उत्पत्ति होती है। लेबर इंस्पेक्टर आगे-आगे, गड़े-गड़े उसको परेशान करता है। इसका मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों। ये लेबर लॉज इतना सख्त है दोस्तों, हर चीज में इनमें जेल का प्रावधान था। अगर किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री में अगर कोई बाथरूम शौचालय को अगर निश्चित टाइम के भीतर, कुछ साल के भीतर अगर उसकी पुताई नहीं होती है, तो उस पर भी उसको क्या था, उस फैक्ट्री के मालिक को जेल में डाला जा सकता था दोस्तों। इतने सख्त लेबर लॉज थे। तो इस कहीं ना कहीं लेबर लॉज से क्या प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों? इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, नई इंडस्ट्री लगने में प्रॉब्लम आ रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ आने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब तक हमने ये लेबर के बारे में जाना। अब हम ये जानेंगे दोस्तों कि ये 4 जो लेबर कोड्स है, जो पुराने 29 सेंट्रल गवर्नमेंट के, दोस्तों मैं ये फिर बता दूं, ये बेसिकली 4 लेबर कोड है, ये भारत सरकार ने लागू किए हैं। पार्लियामेंट ने पहले इनको पास किया, फिर इसके बाद में गवर्नमेंट ने फाइनली इसको लागू कर दिया। इसका स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेन देन नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 29 लेबर लॉज थे, उसको रिपैकेजिंग करके 4 लेबर कोड के रूप में ये प्रेजेंट किया। आप इनके नाम पढ़े, कोड ऑन वेजेज। वेजेज मतलब जो सैलरी मिलती, तनख्वाह मिलती है। उसके बाद जो कोड ऑन वेजेज है 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन OSHWC कोड 2020। तो देखो इसका गंभीरता का आप वो अनुमान लगा सकते हो। ये कोड 2019 में, वेजेस कोड को 2019 में पार्लियामेंट ने पास कर दिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को 2020 में पास कर दिया, बाकी कोड को भी 2020 में पास कर दिया। लेकिन पार्लियामेंट ने दोस्तों पास करने के बाद 5 साल के बाद, आफ्टर द गैप ऑफ 5 इयर्स के बाद गवर्नमेंट इनको लागू कर पा रही है। तो सोचो ये कितना सीरियस मामला होगा। और अभी लेटेस्ट में अगर आपने न्यूज पढ़ी हो, तो 10 से ज्यादा ट्रेड यूनियन से, चाहे वो एटक हो, इंटक हो, इन्होंने घोषणा करी है दोस्तों 26 नवंबर को नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करने की, राष्ट्रव्यापी ये धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध करेंगे। और कि वो इनकी मांग है कि इन लेबर कोड्स को वापस लिया जाए। क्यों कर रहे हैं ये तो हम आगे जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम वन बाय वन करके इन बेसिकली इन कोड में है क्या, क्या कुछ इनके बारे में सुधार किया गया है, इस सब के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये जाने कि ये कोड गवर्नमेंट लेके क्यों है। भाई 29 लॉ थे, चल रहा था काम, 29 लोग से काम चल रहा था, आजादी के बाद से चल रहा था। लगभग 75 साल हो गए हमारी आजादी को, तो इतने साल से काम चल रहा था। अब ऐसे क्या तूफान आ गया कि गवर्नमेंट को एक कोड लेके आना पड़ा। तो दोस्तों ये कोई नई मांग नहीं है। लेबर क्षेत्र में रिफॉर्म की मांग तो काफी टाइम से चल रही है। इवन अटल बिहारी जी के टाइम पे ही एक लेबर कमीशन था दोस्तों, उसने भी ये डिमांड करी थी कि भाई ऐसा लेबर रिफॉर्म लाना चाहिए। उसके पहले भी कई सारी कमिटी, कई सारे कमीशन ये मांग करते आ रहे हैं कि भारत में जो लेबर लॉज है ना, वो बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। इनको क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, इजी करना चाहिए, जिससे कंप्लायंस इजी हो सके, तो इससे इन्वेस्टमेंट अटैक हो सके। देखो दोस्तों, जो इन कोड को लाने का सबसे बड़ा रीजन है, जो भारत में जो ज्यादातर कानून है, मोस्ट ऑफ द लेबर लॉज वर आर्चिक। भारत में ज्यादातर जो लेबर लॉज है वो दोस्तों बहुत प्राचीन है। इनमें से कुछ लेबर लॉ तो अंग्रेजों के जमाना की है, उसके बाद कुछ 1950 के दशक के, लगभग 75 साल हो गए दोस्तों। 75 साल में इंडस्ट्री की स्थिति बहुत बदल गई। पहले कई इंडस्ट्री नहीं थी, वो बंद होगी, अब नई इंडस्ट्री आ गई, सर्विस सेक्टर आ गया, गिग वर्कर्स आ गई, कई सारी चीजें हो गई। तो समय के साथ दोस्तों किसी भी लॉज को बदलना चाहिए। तो सबसे मेजर रीजन तो यही था दोस्तों, जो भारत के लेबर लॉज है वो बहुत ज्यादा आर्चाइक है। कई सारे तो दोस्तों अंग्रेजों के जमाने के भी है, बिफोर इंडिपेंडेंस के, और इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। साथ में दोस्तों वो बहुत फ्रेगमेंटेड है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 29 लेबर लॉज है, ये आपस में दोस्तों एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है इनका। एक जबकि जितने भी लेबर लॉज है वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ये क्या फ्रेगमेंटेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है। आउटडेटेड है, टाइम के हिसाब से निकल चुका दोस्तों, प्राचीन हो चुका है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है। 29 से ज्यादा लेबर लॉज है, कई सारे एक ही चीज के कई सारी व्याख्या है, एंड ओवर ओपर लिविंग पे एक ही चीज की कई कई व्याख्या है दोस्तों। जैसे वेज है, वेज मतलब तनख्वाह या वो उसको जो मजदूरी मिलती है, मजदूरी। तो वेज की दोस्तों ये 29 लेवल लॉज में अलग अलग परिभाषा है, हर लॉ में वेज की अलग परिभाषा है। अब जो बिजनेसमैन उसको पालना करनी, कंप्लाइज करनी है, उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। कहां तक वो समझेगा इस लॉ में वेज की क्या डेफिनेशन है, अगले लॉ में वेज की क्या डेफिनेशन। ऐसे दोस्तों तो ये जो मेजर रीजन था, क्या था, जो लेबर लॉज क्या आर्ट है, आउटडेटेड है, और क्या फ्रेगमेंटेड है, आउटडेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से दोस्तों टकरार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कंप्लाइज करना, उसकी पालना करना बहुत मुश्किल था। तो इससे तो एक तो मेजर रीजन ये था कि इसको समय की मांग ये थी,
कि अब नई चीज़ें आ चुकी है। जैसे आज की डेट में गिग वर्कर्स आ चुके हैं। ये स्विगी, ज़ोमैटो वगैरह जो काम करते हैं लड़के, उसको गिग वर्कर्स कहते हैं। इनको कोई परमानेंट नौकरी नहीं देता है। स्विगी वाले की नौकरी नहीं करते, ये तो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन एक तरह से गिग वर्कर है। तो इनको प्रोटेक्शन के लिए आज की डेट में जो लेबर लॉज में कोई प्रावधान नहीं है, तो इसको प्रावधान को लाना था, तो इसलिए लेबर लॉज में रिफॉर्म की आवश्यकता है। साथ में दोस्तों इतने सारे लेबर लॉज, उसके इतने सारे प्रोविजन, तो जो बर्डन है ना बिज़नेसमैन पर, जो फैक्ट्री ओनर है या इंडस्ट्री ओनर है, उस पे हेवी कंप्लायंस बर्डन है। बहुत ज़्यादा कंप्लायंस का बोझ है। हर टाइम उसको डर रहता है कोई गलती नहीं हो जाए, जेल नहीं चल जाए। साथ में इन कानूनों में जेल की सख्त सज़ा का प्रावधान है दोस्तों। केवल जुर्माने से भी काम नहीं चलेगा, जेल जाने का प्रावधान है। तो जेल तो हालाँकि कोई गया नहीं है आज दिन तक। भारत में देखो कानून बनता है, उसमें जेल का प्रावधान था, लेकिन जेल कोई जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? उस आप सब जानते हैं, इंस्पेक्टर राज चलता है, वो फिर रिश्वत का गेम वहाँ पे चलता है। तो हेवी कंप्लायंस बर्डन है दोस्तों बिज़नेसमैन पर। 29 से ज़्यादा सेंट्रल लॉज़ को इनको पालना करनी है। एडिशनल जो स्टेट लॉज़ है, कई सारे राज्यों के अपने कानून हैं। टोटल मिला के इनको दोस्तों 100 से ज़्यादा कानून, अब उन कानून में सैकड़ों प्रोविज़न होते हैं एक कानून में। इतने सारे प्रोविज़न को इनको पालना करना एग्ज़ैक्टली वो बिज़नेसमैन के लिए संभव नहीं होता। तो एक तरह से फ़ॉरेन से कोई आदमी आएगा तो क्या कहेगा कि इंडिया में तो बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है। वहाँ तो लेबर लॉ इतना जटिल है, हमेशा डर रहता है कब मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेबर इंस्पेक्टर आके हमेशा परेशान करेगा मेरे को। तो इसलिए वो क्या करेगा, यहाँ से भयभीत होंगे, बिज़नेस नहीं लगाना चाहेंगे। तो ये 2 मेजर रीज़न है दोस्तों जो गवर्नमेंट इन कोड को लेके आए। ईज़ी करना, कंप्लायंस को भी ईज़ी करना, और साथ में जो ये फ्रेगमेंटेड है, आउटडेटेड है, ओवरलैपिंग है और ये इन सबको सुधार करना। इसके साथ में कई सारे देखो नए वर्क टाइप आ गया अब। वर्क फ्रॉम होम आ गया, उसको भी अभी तक कोई लीगल वो प्रोविज़न नहीं था, तो इसमें इन कोर्ट्स में उसको डाला गया है। जो गिग वर्कर्स मैंने बताया, ऐसे वर्कर्स जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, एक तरह से वो क्या करते हैं, वो किसी सोर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते। जैसे ज़ोमैटो का जो लड़के वो मोटरसाइकिल लेके घूमते रहते हैं, वो ज़ोमैटो के लिए काम नहीं करते। ज़ोमैटो ने उनको कोई वो नहीं दिया, कोई अपॉइंटमेंट लेटर, वो तो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनको कुछ जो एक डिलीवरी के लिए उसका कुछ चार्ज है उसको मिल जाएगा बस। जैसे उबर के जो ओला उबर के कार वाले होते हैं, उसमें भी यही सीन है दोस्तों, वो ओला उबर के लिए काम नहीं करते वो गाड़ी वाले। जब मन चाहे तब मोबाइल बंद किया वो उसको हटा भी सकते हैं। तो ये क्या था दोस्तों, ऐसा कोई इनके लिए लीगल प्रोविजन नहीं था। न्यू टाइप ऑफ वर्क लाइक गिग वर्कर्स हैड नॉन लीगल प्रोविजन। इनके लिए तो कोई प्रोटेक्शन था ही नहीं इसमें, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना था, प्रोटेक्शन तो गवर्नमेंट को डालना था। इसके अलावा दोस्तों अब भारत क्या समय की मांग है कि जो हमारे लेबर लॉज है इनको मॉडर्नाइज किया गया। सभी चीजें समय के साथ बदली। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सुधार किया, हमने सर्विस सेक्टर में रिफॉर्म रिफॉर्म किया दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में रिफॉर्म किया, मैंने बताया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने रिफॉर्म किया, एफडीआई एफआई को हमने अलाउड किया, प्राइवेटाइजेशन को हमने बढ़ावा दिया। लेकिन लेबर लॉ छोड़ के दोस्तों, लेबर लॉ और एग्रीकल्चर दो ऐसे सेक्टर हैं जो छूट गए रिफॉर्म में, इनमें कोई कभी रिफॉर्म हो ही नहीं पाया। तो हम क्या चाहते हैं कि हम इन लेबर लॉज को दोस्तों मॉडर्न करना चाहते हैं, ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, विदेश से जरा जरा हमारे पास निवेश आ सके और इजी लगे उनको फैक्ट्री करना। साथ में दोस्तों हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। भारत में दोस्तों अभी आप सबको पता है व्यापार करना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पर कोई बिज़नेस खोलने निकल जाओ तो 50 कागज़ माँगेंगे, 50 विभाग की एनओसी चाहिए। कभी अगर आपने किसी ने कोई बिज़नेस शुरू करने का प्रयास किया होगा, शायद आपको पता होगा एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी बड़ी लंबी-चौड़ी प्रोसेस होती है। बहुत लंबी-चौड़ी प्रोसेस होती है, बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों बिज़नेस करना। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम यहाँ देश में क्या हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, व्यापार करना आसान हो, आसा आराम से लोग यहाँ व्यापार कर सकें, फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट आए, वो भी इज़िली व्यापार कर सके। तो गवर्नमेंट फाइनली जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों यही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रमोट करना। तो ये सब रीज़न थे गवर्नमेंट चाह रही थी, इसलिए गवर्नमेंट फाइनली गवर्नमेंट ने ये लेबर लॉज में रिफॉर्म किया और लेबर कोड लेके आए 4। ठीक है बात यहाँ पे? अब हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहला तो दोस्तों कोड वन वेजेस 2019, देखो नाम 2019 है, ये लागू कब से हुए हैं? सारे चारों जो कोड है, ये लागू दोस्तों 21 नवंबर 2025 से हुई है। 2019 का मतलब है कि पार्लियामेंट ने इसको 2019 में पास किया था। देखो पार्लियामेंट के पास करने के बाद भी 6 साल बाद ये लागू हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया नहीं था। तो कोड वन वेजेस का नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, किस बारे में बात करेगा? ये वेज के बारे में बात करेगा। श्रमिक को, जो लेबर को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, न्यूनतम सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, किस टाइम पर मिलनी चाहिए, इस सब के बारे में दोस्तों ये बताएगा। तो इसमें जो इंक्लूड्स क्या-क्या इंक्लूड है, मिनिमम वेजेस, कोई भी आदमी जॉब कर रहा है या नौकरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, उसको न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट एक न्यूनतम रेट डिसाइड करती है, उससे कम का उसको मजदूरी नहीं दी जा सकती। पेमेंट ऑफ वेजेस, अब मजदूरी तो मिल रही, लेकिन कितना टाइम पर, क्या इस महीने मजदूरी करी तो 2 महीने बाद मिलेगी कि नहीं? उसके लिए गवर्नमेंट दोस्तों इस रिफॉर्म लेके आई है, एक टाइमलाइन फिक्स करेगी कि इसके भीतर-भीतर आपको एम्प्लॉयी को सैलरी देनी पड़ेगी। बोनस कई बार दोस्तों उधर दिवाली का बोनस होता है और कई प्रकार के बोनस होते हैं, तो बोनस कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए भी दोस्तों इसी कोड ऑन वेजेस में प्रावधान है। इक्वल रिम्यूनरेशन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब महिला पुरुष, मेल और फीमेल दोनों को सेम काम के लिए दोस्तों सेम वेतन मिलना चाहिए। पहले कई बार ऐसा होता था जब एक ही काम के लिए आदमी को अलग ज़्यादा सैलरी मिलती थी और लेडीज को कम मिलती थी। लेकिन दोस्तों ये कोड ऑन वेजेज मैं इसी के माध्यम से इक्वल रिम्यूनरेशन की बात करी। तो 4 चीज़ों की बात है, मेन प्रोविजन है। मिनिमम वेजेज कितने होंगे, पेमेंट ऑफ वेजेज क्या होगा, कितने दिन के भीतर-भीतर करना पड़ेगा, बोनस कैसे और कब मिलेगा, इक्वल रिम्यूनरेशन, महिला और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, बराबर वेजेस मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इसके की फीचर क्या? की फीचर दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज। ये
इसमें जोड़ा गया है दोस्तों। जो ये वेजेस कोड है इसमें दोस्तों पहली बार किया गया, पुराने लेवज में ये नहीं था। इसमें ये दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो पहले क्या होता था दोस्तों, गवर्नमेंट क्या होती थी, जो हर राज्य अपना अपना न्यूनतम मिनिमम वेज डिसाइड करते थे। तो कई राज्य ऐसे होते थे जो बहुत कम मिनिमम वेज रखते थे, तो उससे वहां पर क्या होता है, जो लेबर काम करते थे उसको सैलरी या वेज बहुत कम मिल पाता था। तो अब इस कोड के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज, भारत सरकार क्या करेगी, एक न्यूनतम वेज फ्लोर डिसाइड कर देगी कि भाई सपोज करो 400 रुपए पर डे से कम हमने डिसाइड कर दिया नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज। अब कोई भी राज्य दोस्तों, चाहे कोई भी राज्य ऑफ इंडिया का, इससे कम मिनिमम वेज डिसाइड नहीं कर पाएगा। स्टेट कैन नॉट सेट बिलो दिस। इससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज डिसाइड करेगी, उससे कम कोई भी राज्य सरकार दोस्तों मिनिमम वेज डिसाइड नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे पूरे इंडिया में एक मजदूरों को गारंटी मिल जाएगी कि भाई इससे कम मिनिमम वेज मुझे नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट्स की मेहरबानी पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा प्रोविजन इसमें जा रहा है टाइमली वेज पेमेंट। इसमें दोस्तों कई सारी श्रेणियां दी गई है, उसको हमको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि भाई आप जो वेज मजदूरी करते हो उसके बदले में आपको कितना वेज मिलेगा, उसका एक टाइमली पेमेंट होगा, मतलब 7 डे 15 डे ऐसा टाइम बाउंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करोगे तो आपको पेनल्टी वगैरह का प्रावधान करना पड़ेगा। वाइडेंस कवरेज एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेज डेफिनेशन। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या किया, जो वेज का डेफिनेशन है उसको वाइडन किया और जरा उसको विस्तार किया गया, साथ में स्टैंडर्डाइज किया गया। मैंने बताया था ना, पुराने लॉज में क्या था, फ्रेगमेंटेशन था, हर लॉ में क्या था, वेज की अलग अलग डेफिनेशन थी, लेकिन नहीं दोस्तों यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब सभी प्रकार के उसके लिए एक तरह से वेज की डेफिनेशन सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी दोस्तों। ये तो था दोस्तों हमारा वेजेज कोड। दोस्तों इसमें पुराने लॉज में मर्ज कर दिए गए। मैंने बताया टोटल 29 लॉज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसको कितना किया गया, चार्ज। मैंने यहाँ पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैंने कुछ इंपोर्टेंट जो लॉज थे जो इसमें मर्ज किए उसमें लिखा। जैसे एक फेमस लॉ है मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ये तो आपने नाम सुना होगा, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ये इस कोड में मर्ज हो गया। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, ये इसमें मर्ज हो गया। इसके अलावा और भी मर्ज हुए, और मैं सबका नाम नहीं लिख रहा दोस्तों, 29 लॉज को हमको जानने की आवश्यकता नहीं। इंपोर्टेंट लॉ कौन सा मर्ज हुआ इस कोड में उसके बारे में हमने जाना। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट लॉ था दोस्तों मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ये मर्ज हो चुका है इसमें। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, ये भी मर्ज हो चुका है। अब दोस्तों हम सेकंड कोड के बारे में जानेंगे, उसका नाम है दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन को, इंडस्ट्री में दो पार्ट होते हैं देखो, एक तो होता है जॉब देने वाला एम्प्लॉयर, ठीक है, दूसरा होता है एम्प्लॉय जो जॉब कर रहे हैं वहां, श्रमिक। तो इनके बीच कैसा रिलेशन होगा, आपने देखा होगा कई बार जो श्रमिक मिलकर ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है दोस्तों, इसके अंदर में ट्रेड यूनियन देखो आप, श्रमिकों की मांग मनाने के लिए दोस्तों उनको यूनियन बनाने की जरूरत पड़ती है। कई सारे ट्रेड यूनियन आपने देखा होगा, अभी तो ये कम हो गया, फिर भी अगर आपने 70s के दशक में अमिताभ बच्चन की मूवियां देखी हो, तो वो नीली वर्दी पहन के ट्रेड यूनियन के नेता आया करते थे, या लाल वर्दी लाल कपड़े पहना करते थे। तो वो दोस्तों ट्रेड यूनियन अपनी डिमांड करते थे। कई सारी ट्रेड यूनियन इंडिया में है, एटक है, इंटक है, सीटू है, ये कई सारी ट्रेड यूनियन मजदूर। तो ऐसे तो इसका कैसे बना सकेंगे, कौन बना पाएगा, इससे होगा दोस्तों सबके बारे में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर मालिक और मजदूर के बीच में कोई विवाद हो जाए, श्रमिक सेल्स के संबंध में विवाद हो जाए, बोनस के संबंध में विवाद हो जाए, तो उसका निराकरण कैसे होगा, स्ट्राइक में कब जा पाएंगे। कई बार देखा होगा ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करने, क्या नियम होगा, कम से कम 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नियम बनाया गया। ये वो प्लेसमेंट एंड क्लोजर, कोई फैक्ट्री अगर नहीं चल रही तो उसको बंद कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा, एक बार ले ऑफ कर देते हैं, एम्प्लॉय की छटनी, हायर एंड फायरिंग करनी पड़ती है, कर्मचारी को छटनी करनी पड़ती है। तो उसके क्या रूल्स है, ये सब दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में बताया गया। अब इसमें क्या चेंज किया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है ये दोस्तों ये वाला है, फर्स्ट बिंदु वाला। इसी के लिए ट्रेड यूनियन विरोध कर रही है, ट्रेड यूनियन भी मेजरली क्या विरोध कर रही है, इसी के लिए कर रही है। तो दोस्तों अब तक ये नियम था कि अगर 100 से ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये लेबर कोड्स का यही है। अगर किसी इंडस्ट्री में 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको कोई भी कर्मचारी को निकालने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। ठीक है बात, यहां तक 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर वो दो भी कर्मचारी निकालेगा तो गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। लेकिन दोस्तों अब इसमें गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा के 300 कर दी। मतलब अब 300 से ज्यादा कर्मचारी अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तभी गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। मतलब ये 100 से 300 के बीच में किसी फैक्ट्री में 200 काम कर रहे थे, तो अब उसको एम्प्लॉय को निकालने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से ये क्या, बिजनेसमैन को तो मजा आ जाएगा दोस्तों, लेकिन कर्मचारियों की क्या होगी, नुकसान होगा इससे। अब कभी भी कोई फैक्ट्री में 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वहां पर किसी भी कर्मचारी को बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के निकाल पाएंगे। तो क्या होगा, जो कर्मचारी के दोस्तों जो जॉब सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। और सबसे ज्यादा ट्रेड यूनियन इसी का विरोध कर रही है कि ये गलत है दोस्तों, इससे केवल बिजनेसमैनों को फायदा मिलेगा और बिजनेसमैन जो कर्मचारियों को इजिली जॉब से निकाल पाएंगे। तो देखो, एस्टेब्लिशमेंट विद अप टू 300 वर्कर्स नाउ नॉट
तो एस्टेब्लिश विद अप टू 300 वर्कर्स नाउ नॉट रिक्वायर्ड गवर्नमेंट परमिशन फॉर ले ऑफ। मतलब अगर आप कर्मचारी छटनी करना चाहते हो तो 300 कर्मचारी की लिमिट बढ़ा दी। अब 300 से ज्यादा कर्मचारी होंगे तभी आप क्या कर पाओगे, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे जो एम्प्लॉय हैं उनको रोजगार को खतरा पैदा होगा। अब जब चाहे मन पड़े बिजनेसमैन अपनी मर्जी से उन कर्मचारियों की छटनी कर पाएगा, नौकरी से निकाल पाएगा। तो सबसे बड़ा विरोध दोस्तों ट्रेड यूनियन का इसी पॉइंट को लेके। इसके अलावा दोस्तों इस कोड में एक नया प्रोविजन लेके आया, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं इंडस्ट्रियल के, 6 महीने के लिए होते हैं, साल भर के लिए, 2 साल के लिए होते हैं। तो इस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है 6 महीने के लिए रोजगार दिया, उसके बाद खत्म। साल भर के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया, उसके बाद खत्म। तो दोस्तों फाइनली अब तक भी होता रहा है, लेकिन इसको लीगल वो नहीं था, प्रोटेक्शन नहीं था। अब तक कंपनी ऊपर-ऊपर इस काम को कर लिया करते थे इंडस्ट्रियल लोग, लेकिन फाइनली इस कोड में दोस्तों फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ, कोई कंपनी कोई स्टेबिलिटी में चाहे तो वो फिक्स टर्म के लिए भी रोजगार दे सकती है, 6 महीने के लिए एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, साल भर के लिए दे सकती है। साल भर बाद वो एम्प्लॉयमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा, उसके लिए फिर दोबारा कुछ करने का प्रयास नहीं होगा। तो साथ में दोस्तों कुछ न्यू रूल्स लेके आए यूनियन के रिकॉग्निशन के लिए। जो कई सारी ट्रेड यूनियंस बनती है, उसको दोस्तों पहले मान्यता लेनी पड़ती है। तो मान्यता लेने के लिए कई सारे रूल्स को गवर्नमेंट ने लेके आई है। वर्क फ्रॉम होम परमिटेड इन सर्विस सेक्टर। दोस्तों सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम, आप जानते हो कोरोना के टाइम पे ये काफी चला था, तो इसको भी कोई लीगली अब तक ऐसा कोई परमिट नहीं था, लेकिन फाइनली दोस्तों इस कोड के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम को परमिट कर दिया गया है सर्विस सेक्टर में। इंडस्ट्री में नहीं किया गया है, सर्विस सेक्टर में किया गया है दोस्तों। और लास्ट कई सारे मर्ज किए गए हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा नाम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ये दो मेजर जो एक्ट थे, इनको दोस्तों इस कोड में मर्ज किया गया। थर्ड हमारा दोस्तों कोड है ऑन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब कुछ नहीं है भाई, मैं रोजगार कर रहा हूँ, मेरे को कुछ हो गया, हो गया तो मुझे क्या होगा, मुझे कुछ इंश्योरेंस मिलेगा क्या? मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे पेंशन कैसे मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब में तो सबको पेंशन मिलती है। इसके अलावा जो दोस्तों और भी जॉब होती है उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर तो पेंशन मिलती नहीं है। तो मेरा रिटायरमेंट होगा, मेरे को पेंशन क्या मिलेगी, क्या मुझे कोई इंश्योरेंस का प्रावधान मिलेगा क्या? ये सब के बारे में दोस्तों कंसेप्ट आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसका दोस्तों अंडर कवर है, आपने नाम सुना होगा ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। पीएफ मिलता है ना, प्रोविडेंट फंड कटता है कर्मचारियों का। ईएसआईसी, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके तरह ईएसआई जिसके हॉस्पिटल होते हैं, फ्री में इलाज होता है वहाँ एम्प्लॉइज का। ग्रेचुटी का कंसेप्ट आता है दोस्तों। मैटरनिटी बेनिफिट, कोई महिला मां बनती है तो उसको मैटरनिटी क्या बेनिफिट होंगे। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, दोस्तों पहली बार यहाँ पे कोड वन सोशल सिक्योरिटी 2020 में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी क्या किया गया, सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन प्रोविजन किया गया। अब तक गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए दोस्तों ये प्रोविजन नहीं था, लेकिन फाइनली इस कोड के माध्यम से इनके लिए भी ये प्रोविजन किया गया। क्या क्या की फीचर्स है दोस्तों? फर्स्ट टाइम लीगल रिकॉग्निशन टू गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स को पहली बार लीगल रिकॉग्निशन दी गई, अब तक नहीं था। पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस स्टेट एम्प्लॉय। दोस्तों अगर हम कई बार एक जॉब में काम कर रहे हैं, एक स्टेट में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम पीएफ का लाभ ले रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी का लाभ ले रहे हैं, लेकिन हम दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वो जा नहीं पाता दोस्तों, हमारा वही छूट जाता है। तो लेकिन अब इस कोड के माध्यम से पोर्टेबिलिटी की जाएगी। अगर आप यहाँ एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाओगे तो आपका पुराना जो सिस्टम है, जो पुराना पैसा कटा हुआ है या पुराना जुड़ा हुआ लाभ है, वो सब उधर क्रेडिट हो जाएंगे। ये दोस्तों इस कंसेप्ट कहलाता है पोर्टेबिलिटी का। वाइडर कवरेज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स है उनको भी क्या करेंगे, अब इंश्योरेंस का इनका लाभ दिया जाएगा। एक अलग से दोस्तों सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, उसमें क्या होगा, कुछ कटौती होगी और उसके माध्यम से वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा। ग्रेचुटी, आप सबने सुना होगा ग्रेचुटी। देखो ग्रेचुटी क्या होता है, हम जॉब करते हैं तो जॉब के बदले हमको कुछ इनाम मिलना चाहिए, तो वही ग्रेचुटी कहलाती है। तो पहले जो रूल था दोस्तों, आप कम से कम 5 साल काम करोगे ना, तब आपको ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा, लेकिन अब इसको घटा दिया। अब इसको घटा के कितना करता है, 1 साल। अगर आप 1 साल भी कहीं जॉब करते हो तो आपको ग्रेचुटी का लाभ मिल सकता है दोस्तों। ग्रेचुटी इवन आफ्टर 1 ईयर सर्विस, अर्लियर इट वाज 5 ईयर। पूर्व में कितना था, 5 साल न्यूनतम जॉब करोगे तब आपको ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा, लेकिन अब नहीं, ये 1 साल कर दिया। तो दोस्तों इससे एम्प्लॉय को क्या है, एम्प्लॉइज को इसको बेनिफिट मिलेगा। कई सारे ओल्ड लॉज इसमें मर्ज कर दिए गए। ईपीएफओ एक्ट 1950, आपने इसका नाम सुना होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआईसी एक्ट 1948, ये सब दोस्तों इस कोड में मर्ज कर दिए गए। फोर्थ कोड है दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। दोस्तों इसका नाम से स्पष्ट है, जॉब करते हैं, कई सारे जॉब खतरनाक होते हैं, माइनिंग का है वहां पर, तो उसके लिए कर्मचारी की सेफ्टी के लिए क्या प्रावधान है, उसका हेल्थ के लिए क्या कोई हेल्थ चेक का प्रावधान है क्या, वहाँ पर काम कर रहा है तो काम के लिए एक प्रॉपर न्यूनतम कंडीशन होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और कई सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब के बारे में दोस्तों ये कोड प्रोविजन करता है। इसमें सेफ्टी के क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, ऐसा तो नहीं कर्मचारी को कोई काम कर रहा है तो उसकी जान को रिस्क हो सकती है। हेल्थ स्टैंडर्ड क्या क्या होंगे, हो सकता है कि उसको कोई बीमारी का तो नहीं हो रहा ना, कई जगह
कई फैक्ट्री में काम करने से कई बीमारियाँ होती है, तो टाइम टू टाइम उसका चेकअप ज़रूरी है, इलाज ज़रूरी है। वर्किंग कंडीशन क्या-क्या होगी, वहाँ काम कर रहा है तो क्या-क्या कंडीशन होगी, न्यूनतम क्या-क्या फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए। फैक्ट्रीज़ पे, माइनिंग पे, डॉक्स पे, प्लांटेशन शॉप्स वगैरह पे दोस्तों ये वो कोड लागू होगा। फीचर क्या-क्या, यूनिफॉर्म सेफ्टी नॉर्म्स अक्रॉस सेक्टर, सभी सेक्टर के में दोस्तों क्या यूनिफॉर्म सेफ्टी नॉर्म्स कर दिया। पहले हर सेक्टर के लिए अलग-अलग नॉर्म्स थे, अब वो एक कर दिया दोस्तों। एनुअल फ्री मेडिकल चेकअप होगा, जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है, अब तक दोस्तों फ्री मेडिकल चेकअप का इतना प्रोविजन नहीं था, लेकिन इस कोड में कंपल्सरी कर दिया कि हर क्या करना पड़ेगा, एनुअल फ्री मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा एम्प्लॉइज़ का। इसके अलावा दोस्तों वुमन ये भी बहुत बड़ा चेंज किया गया है दोस्तों। अब तक कई सारे सेक्टर्स में दोस्तों है ना वुमन को, महिलाओं को रात को या नाइट शिफ्ट को काम करना अलाउड नहीं था, लेकिन फाइनली इस कोड के माध्यम से दोस्तों ये अलाउड कर दिया गया। वुमन कैन वर्क नाइट शिफ्ट विद प्रोटेक्टिव मेजर, कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, लेकिन महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट अब अलाउ कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी जीत है नाइट शिफ्ट के लिए, वो भी आप 24/7 कोई भी नाइट शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट हो, दिन रात कभी भी आप काम कर सकती। हालांकि कुछ प्रोटेक्टिव उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ सारे मेजर्स उस इंडस्ट्री को अपनाने पड़ेंगे। सिंपलीफाइड लास्टिंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर, आप समझ देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर लेबर सप्लाई करते हैं, तो उनके लिए लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल था। हर स्टेट में अलग लाइसेंस था, हर डिपार्टमेंट में अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे, लेकिन अब कब सिंपल कर दिया, उसको सिंगल लाइसेंस लेना पड़ेगा 5 साल के लिए। पहले 1 साल के लिए लाइसेंस अलाउड होता था, फिर उसको बार-बार रिन्यू करना पड़ता, लेकिन नहीं, अब एक सिंगल लाइसेंस मिलेगा 5 साल के लिए। वो दोस्तों इसमें हेवी पेनल्टी का प्रावधान किया गया। अगर इन नियमों का कोई इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री वाला उल्लंघन करता है, तो गवर्नमेंट उस पर हेवी पेनल्टी लगाएगी। फॉर्मलाइजेशन किया गया वाया अपॉइंटमेंट लेटर, अब कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो ठेके पे हो, संविदा पे हो, कैसा भी हो, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देना ही देना पड़ेगा। अब तक क्या था, कई सारी जगह कॉन्ट्रैक्ट पे इन पे जो जॉब करते थे, उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, तो उनके पास कोई वैसे सिक्योरिटी वही नहीं थी, नहीं पाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, हर स्टाफ, हर एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, हर वर्कर को एक अपॉइंटमेंट लेटर देना ही देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। कई सारे ओल्ड लॉज इसमें मर्ज किए गए। फैक्ट्री एक्ट 1948 था, माइंस एक्ट 1952 था दोस्तों, इन एक लॉज को इसमें मर्ज कर दिया गया। अब बात आएगी कि भाई ये लेबर लॉज तो आ गए, ठीक है, इससे वर्कर्स को क्या बेनिफिट है और बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट है, दोनों गवर्नमेंट का कहना है कि भाई दोनों के लिए क्या विन विन सिचुएशन है। वर्कर्स कामगारों को लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी बेनिफिट कैसा, भाई पहला तो यही बिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर फाइनली गेट बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। जिन बैनल वर्कर्स थे, प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, इनको अब तक सोशल सिक्योरिटी का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो इनको भी इस कानून के माध्यम से क्या होगा, कोड के माध्यम से बेनिफिट दिया जाएगा। वुमन का, जो वुमन अब नाइट शिफ्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब कैन वर्क इन ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्ट में काम कर पाएंगे। नेशनल जो फ्लोर वेज मैंने बताया था, इंश्योरेंस मिनिमम इनकम अक्रॉस सभी राज्यों में क्या होगा, उससे कम न्यूनतम वेज अब मिल नहीं पाएगा, तो ये भी एम्प्लॉय के लिए बढ़िया। टाइमली वेज पेमेंट मैंने बताया था, जो वेज कोड में टाइमली वेज पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी वगैरह का प्रावधान है। इंप्रूव सेफ्टी कंडीशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप वगैरह का प्रावधान था, एनुअल चेकअप वगैरह का प्रावधान था। तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों, ये सब चीजों से वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। साथ में एम्प्लॉयज को, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियल है, फैक्ट्री ओनर है, उसको क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो मैंने बताया, उसका कंप्लाइंस इजी हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जो 29 लॉ थे, इनका कंप्लाइंस बहुत मुश्किल थी, फिर स्टेट्स को लॉस की कंप्लाइंस करनी थी, लेकिन अब ये क्या हो गया, 4 कोर्स हो गया, इजी हो गया, डेफिनेशन इजी होगी, उनको कंप्लाइंस करना इजी हो जाएगा, तो उसका खर्चा बचेगा और उसको डर नहीं रहेगा हमेशा जेल जाने का। सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, सिंगल लाइसेंस चाहिए, यूनिफाइड रिटर्न चाहिए, ये सब चीजें मैंने बताई थी। कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन काम चल जाएगा, एक ही लाइसेंस चाहिए, एक ही रिटर्न, उसका काम चल जाएगा। अब उसको क्या होगा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी ले फॉर फर्म्स विद अप टू 300 वर्कर, 300 वर्कर तक अगर कोई फर्म में काम कर रहे हैं, तो उसको छट नहीं करना, अब आसान हो जाएगा, ये मैंने बताया था। दोस्तों लोन वर्किंग हार भी अलाउ किया गया है, लोन वर्किंग हार फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। पहले न्यूनतम 8 घंटे तक ही काम करना अलाउड था, उसके बाद कई सारे रूल्स थे, लेकिन दोस्तों इस कोड में 12 हार्स तक का काम करना अलाउड कर दिया गया। हालांकि उसके लिए दोस्तों एडिशनल काम लेंगे तो उसके लिए एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इसको अलाउड कर दिया गया दोस्तों। तो अब जो ऐसी कई सारी इंडस्ट्री होती है जहां पर लंबे टाइम के लिए काम करना आवश्यकता है, 12-12 घंटे की शिफ्ट की आवश्यकता होती, तो ऐसी इंडस्ट्री को दोस्तों इससे फायदा मिलेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट दिया था एफटी का दोस्तों, उससे क्या होगा दोस्तों, फ्लेक्सिबल हायरिंग होगी, 6 महीने के लिए, साल के लिए, भर के लिए, 2 साल के लिए भी क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, उसके बाद वो नौकरी खत्म। दोस्तों यहाँ पे अब बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट काम किया गया दोस्तों, इसमें डीक्रिमिनलाइजेशन इन मॉनिटरी फाइल। देखो अब तक क्या था, जो पुराने लॉज में था, सीधा जेल का प्रावधान था, क्या था, क्रिमिनल ऑफेंस था, कोई छोटी मोटी गलती भी होगी, अगर आप लेबर लॉज का उल्लंघन करते तो आपको जेल का प्रावधान था। लेकिन दोस्तों इस कानून में जेल का प्रावधान का कम और मॉनेटरी पेनल्टी बढ़ाई है, कि आप जो पहली बार अगर कोई छोटी मोटी गलती होगी, तो आप उस पर कोई जेल नहीं, आप उसको पेनल्टी लगाओ हेवी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फियर फ्रॉम जेल फॉर वन टाइम ओपन फॉर सिलेक्टेड पर्सन, कुछ लिमिटेड जो प्रोविजन है लेबर कोड्स के, उसमें क्या गया, अगर पहली टाइम कोई गलती कर देता है तो उसको जेल नहीं भेजेंगे, जेल का प्रावधान रहेगा, उसकी बजाय क्या करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे। तो अब बिजनेसमैन हमेशा डर से बच जाएंगे
कि मुझसे गलती से कोई गलती होगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। नहीं, आप पेनल्टी देके भी बरी हो सकते हो। तो एक तरह से बिजनेसमैन के लिए भी दोस्तों ये आसान है। बट मैंने बताया ट्रेड यूनियंस आर अपोजिंग। लगभग दोस्तों 26 नवंबर को 26 नवंबर 2025 को जो देश में 10 से ज्यादा ट्रेड यूनियंस है, चाहे वो एटक हो, इंटक हो, सीटू हो, इन्होंने कंट्री वाइड प्रोटेस्ट किया। इनकी कई सारी चीजें हैं, मैंने तो बताया वो 100 से बढ़ा के 300 कर दिया। तो इनका ये कहना है कि दोस्तों इससे क्या होगा, इससे जो रोजगार की सेफ्टी थी वो खतरे में पड़ जाएगी, कभी भी अब रोजगार सब निकाला जा सकेगा। और कई सारी चीजों पर दोस्तों इसका इनका ऑब्जेक्शन है। इनका कहना है कि जो ये कानून लिया, कोड लेके आए, वो बेसिकली बिजनेसमैन के इंटरेस्ट में लेके आए हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेसमैन के इंटरेस्ट में लेके आए, न कि मजदूरों के इंटरेस्ट में। तो दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।